नमस्कार। बाल सभा में पधारे सभी बच्चे और बच्चों के अभिभावकों का, माता पिता का, सभी का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का इस बाल सभा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस पूरे के पूरे लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने ये तय किया था कि बाल सभा के माध्यम से बच्चे अच्छी बातों को जानेंगे, समझेंगे और ऐसे आदर्शों को सीखने की कोशिश करेंगे जिनको अपने जीवन में उतार कर वे बेहतर नागरिक बन सके। इसी क्रम में आज हमारे बीच में आदरणीय अतुल कोठारी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय बाल आयोग का ये निवेदन स्वीकार किया कि बच्चों को चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास पर आज वो बाल सभा में बातचीत करने के लिए पधारे हैं। मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आदरणीय अतुल कोठारी जी का अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय बच्चों के लिए निकाला। आदरणीय कोठारी जी एक बहुत ही विद्वान शिक्षाविद के रूप में प्रख्यात हैं और व्यक्तित्व निर्माण एवं चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास पर आपके व्याख्यान पूरी देश भर में आयोजित होते आए हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अतुल कोठारी जी से कि वे बच्चों से बातचीत करना प्रारंभ करें। मित्र प्रियांक जी और इस आज की बाल सभा में उपस्थित सभी बालकों और अन्य महानुभाव, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय बाल आयोग को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि इस चीनी वायरस के काल में, जिसको कोरोना वायरस आजकल हम कहते हैं, उस कार्यकाल में बालकों के लिए इस प्रकार की सुंदर व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया गया है। इसलिए मैं आप सभी की ओर से उनको साधुवाद देता हूं। आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा गया है, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास। चरित्र का जो चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास, ये शब्द बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया कि शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य क्या होना चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो स्वामी जी ने छोटे छोटे दो शब्द कहे थे, मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। तो एक प्रकार से बालकों का चरित्र का निर्माण और व्यक्तित्व विकास। तो चरित्र, हमारे देश में चरित्र को बहुत सबसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। जब स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका गए थे, तो पहली बार वो अमेरिका गए थे, तो उनका जो पहनवेश था, जो हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ साधु संत जिस प्रकार का पहनवेश पहनते हैं, उसी प्रकार का वो कपड़े पहनकर वहां गए थे, ड्रेस ऐसा ही था उनका। तो वहां के लोग उसको कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार जिंदगी में ऐसा ड्रेस देखा था अमेरिकन लोगों ने। तो स्वामी जी, उनकी मजाक कमेंट सुनने के बाद स्वामी जी ने कहा कि आपके देश में मनुष्य का व्यक्तित्व, यानी व्यक्ति की पर्सनालिटी, ये आपके यहाँ आपका टेलर, दर्जी बनाता है, इसलिए आप उनके कपड़े, उनके ड्रेसेस के आधार पर उनका नाप निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे देश में, भारत में, मनुष्य का व्यक्तित्व, मनुष्य की पर्सनालिटी, ये चरित्र के आधार पर नापी जाती है। तो हमारे देश में चरित्र का सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि व्यक्ति कैसा है, इसकी पहचान करना है तो उनका चरित्र कैसा है, यह उनकी पहचान है। चरित्र अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन हम जब चरित्र की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं, तो हम पॉजिटिव, सकारात्मक अर्थ में हमारे यहाँ बात होती है कि चरित्र का अर्थ ही अच्छा चरित्र, अच्छा कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर। अच्छा चरित्र, गुड कैरेक्टर बने कैसे, ये एक प्रश्न है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर शब्दों में ये बात कही है कि जो हमारी अच्छी आदतें होती है, गुड हैबिट्स, यही मूल्य है, यही वैल्यूज है। जैसे सुबह जल्दी जगने की बात हो गई,
नियमित एक्सरसाइज करने की बात हो गई, सात्विक भोजन की बात हो गई, ये सब अच्छी आदत है। जगकर माता पिता को प्रणाम करने की बात है। तो ये जो अच्छी आदतें जितनी भी है, गुड हैबिट्स जो जो है, वही मूल्य है, वैल्यूज है वही। और जो अच्छी आदतों को, गुड हैबिट्स को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो नैतिकता के रास्ते पर चलता है, जिसको हम आजकल मोरल वैल्यूज भी कहते हैं। और जो अपने जीवन में ये मोरल वैल्यूज, नैतिकता धारण करता है, वही चरित्रवान आदमी कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। तो हमारे जीवन में जो छोटी छोटी बातें हम करते हैं, वो अच्छी है कि बुरी है, वो हमने तय करना है। जो अच्छी आदतें जो जितनी अधिक धारण करेगा, वो अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनेगा। तो ऐसे चरित्रवान लोगों से ही देश बनता है, समाज बनता है। हमारे जिन जिन को महापुरुष आज मानते हैं, वो इस प्रकार का उनका बहुत अच्छा चरित्र था, इसलिए हम उनको महापुरुष मानते हैं। तो ये चरित्र की बात है। दूसरी बात है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आजकल इसकी बहुत व्यापक चर्चा है, देश में, दुनिया में चलती है। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, ये है क्या? आजकल जो आधुनिकता की दौड़ में जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पश्चिम का जो दृष्टिकोण है, उसी को हम व्यक्तित्व विकास की बात मान लेते हैं। यानी लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, इस प्रकार के किसी प्रोग्राम में हम जाते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, हमारा ड्रेस कैसा है, हमारी बोलचाल कैसी है, तो उसी को ही व्यक्तित्व विकास मान लिया गया है। ये भी व्यक्तित्व विकास का एक पहलू हो सकता है, मेरा विरोधी नहीं है इसका हम लोग, क्योंकि आज दिखावे की दुनिया है, तो इसमें ये बाहरी चीजें ही चाहिए। लेकिन सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व का विकास वही व्यक्तित्व विकास नहीं है। जिसको व्यक्तित्व का समग्र विकास कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वो क्या है? तो पहली बात है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। हम जीवन भर में जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो इसी शरीर के आधार पर ही हम कार्य कर पाते हैं। तो अच्छा शारीरिक स्वस्थ होना, फिजिकली हम स्ट्रांग होना, हमारा हेल्थ अच्छा होना, ये पहली आवश्यकता है। तो शरीर का अच्छा विकास करना, कैसे शरीर का अच्छा विकास हो सकता है? तो इसमें 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है कि हमारा खान पान, क्या क्या वस्तु हम खाते हैं, पीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, इसका बड़ा महत्व है। क्योंकि आज जो कुछ देश भर में, दुनिया भर में बीमारियां फैली है कई प्रकार की, उसका एक महत्वपूर्ण कारण हमारा खान पान है। और आज के जो ये कोरोना की स्थिति है, ये जो संकट है, उसमें इसकी विशेष आवश्यकता है। और आज बहुत सारे लोग देश में, दुनिया में इसको स्वीकार भी करने लगे हमारी बात। नहीं तो कल तक ये बात ऐसे मानी जाती है कि अब ये पुरानी बात है, छोड़ दीजिए आप। आज तो खान पान में बर्गर, पिज्जा आदि आदि बातें, और कोल्ड ड्रिंक्स तो साथ में चाहिए। तो जो हमारा खान पान है, शुद्ध सात्विक खान पान जो हमारा होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आज तो ये हो गया कि ये जो जंक फूड, फास्ट फूड जिसको कहते हैं, इंग्लैंड जैसे देश में उस पर प्रतिबंध लगाने की बात चल पड़ी है कि विद्यालयों के आसपास इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। क्योंकि बच्चे खाते हैं तो इससे बहुत मोटे मोटे बच्चे होने लगे हैं और कई बीमारियों का शिकार बच्चे होने लगे। तो इस दृष्टि से ये फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसका प्रयोग बच्चे न करें जीवन में, बहुत कम से कम मजबूरी हो तब करें।
कभी शौक के लिए कोई महीने दिन में एक आध बार खा लिया तो अलग बात है, लेकिन रूटीन हमारा खान पान शुद्ध सात्विक और पौष्टिक आहार होना चाहिए। और आज की परिस्थिति में विशेष ध्यान रखना है कि ठंडी चीजें नहीं खानी है। एक बहुत शहरों में विशेष करके फ्रीज में रख देते हैं चीज और वो फिर खाई जाती है। तो इस कोरोना की महामारी में उससे विशेष सचेत रहना है। दूसरी बात है कि अभी गर्मी के दिन शुरू हो गए एकदम, तो बच्चों को अधिक आदत रहती है कि गर्मी के दिनों में फ्रीज में पानी रखना और वो पीना। तो ये कोरोना संकट से बचने के लिए सबसे पहले उसका अमल करने की आवश्यकता है कि गर्म उबला हुआ पानी पीना। एकदम गर्म पानी नहीं पी सकते तो गर्म पानी करके उबाल कर उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर पीना। क्योंकि जो सबसे पहले कोरोना गले को पकड़ता है, गले के बाद फिर वो फेफड़े तक जाता है और फिर आदमी का इसमें से कई कई बार तो मृत्यु हो जाती है। देश में दुनिया में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई इस कारण से और उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये गले की जो पहला इंस्पेक्शन होता है वहीं से हम सचेत रह जाएंगे तो हम बीमारी हमको पकड़ेगी ही नहीं। गला ठीक रहा हमारा, गर्म पानी से गला ठीक रहता है। तो इसका प्रयोग हम सब अपने जीवन में नियमित पानी पीने के लिए करें। सुबह सुबह मैं तो आजकल गर्म पानी अच्छा सा गर्म पानी करके जैसे चाय पीते हैं ऐसे उसमें आधी चम्मच हल्दी और नमक डालकर मैं पीता हूँ, जिससे हमारा गले का जो इन्फेक्शन सारा होता है वो ठीक हो जाता है। इस प्रकार गिलोय का रोज सेवन करना चाहिए। गिलोय से जो आजकल ये कोरोना सबसे पहले जिसको पकड़ता है कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसकी क्षमता है कम है, शारीरिक क्षमता है, इसलिए बड़ी उम्र के लोगों को जल्दी कोरोना हो रहा है। अथवा जिसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां है, बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, कैंसर है, ऐसी बीमारी वाले व्यक्ति जो होते हैं और बड़ी उम्र के होते हैं उनको जल्दी ये प्रभाव डालता है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय सबसे उत्तम साधन है और गले के इन्फेक्शन के लिए भी ये बहुत अच्छा माध्यम है। तो गिलोय का रोज सेवन करना चाहिए। और इस प्रकार जो पौष्टिक चीजें जीवन में है, जैसे रोज हम ये अपना क्या कहते हैं सुबह लेते हैं, नहीं नहीं, हाँ, एक तो जो ये आरोग्य सेतु पर काढ़ा पीने की बात कही है वो लेना चाहिए। दूसरा च्यवनप्राश रोज दिन में 2 बार लेना चाहिए। तो इस प्रकार की खान पान की सारी बातों में विशेष ध्यान रखने की हम लोगों को आवश्यकता है। ये खान पान की बात है। दूसरी बात है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज, योग, आसन करें, इससे इम्यूनिटी काफी बढ़ती है। तो इसलिए रोज सुबह शाम 2 बार समय भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तो सब हम घर में बंद थे और कहीं जाना ना नहीं है। तो इस दृष्टि से रोज व्यायाम, एक्सरसाइज, योग, आसन, इसका अभ्यास हम नियमित जीवन में करें, जिसके इम्यूनिटी भी बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और योगासन से तो मन भी ठीक होता है साथ साथ। तो इस दृष्टि से दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से हम एक्सरसाइज, व्यायाम, आसन, प्राणायाम ये करें। तीसरी बात है कि हम लोग अपने जीवन में निंद्रा, ऊंघ, इसका भी अपना स्वास्थ्य के साथ बहुत संबंध होता है। तो अच्छी नींद लेना, सामान्य व्यक्ति है बच्चे को 10, 12, 14 साल के बच्चे को 8 घंटा सोना चाहिए। थोड़े बड़े बच्चे हैं 20, 22 साल के तो 7 घंटे भी चल जाता है। और छोटे बच्चे हैं जो 7, 8 साल के बच्चे, 6 साल के हैं, उनको 9 घंटा 10 घंटा नींद चाहिए। लेकिन सिर्फ नींद नहीं है, नींद शांत नींद चाहिए, साइलेंट। क्योंकि सिर्फ सोना इतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन
शरीर के साथ मन भी सोना चाहिए, तभी हम शांति प्राप्त होती है, तभी बराबर आराम प्राप्त होता है उससे। तो इसके लिए 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सोने से आधा घंटा पहले टीवी अथवा मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। मान लो आप 10:30 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो 9:30 के बाद टीवी अथवा मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जो सोते समय जिस चीजों का प्रयोग करते हैं ये हमारे इनर माइंड जिसको कहते हैं उसमें वो स्थापित हो जाता है, और उसी प्रकार के विचार, उसी प्रकार के स्वप्न आते हैं। और ये अनुभव सिद्ध बात है, मैंने स्वयं भी प्रयोग किया है कि जिस दिन रात को थोड़ी देर तक टीवी या मोबाइल का उपयोग किया, फिर रात को जल्दी नींद नहीं आती है। तो इस दृष्टि से सोने से आधा घंटे पहले टीवी और मोबाइल का प्रयोग हम न करें, और सोते समय हमारे इष्ट देव जो भी है उसका स्मरण करके फिर हम सोने के लिए जाएं। तो रात को सोते समय जो अंतिम विचार हमारे मन में रहता है वो ही फिर हमारे रात के हमारे इनर माइंड में चलता रहता है, और सुबह उठकर भी उसी प्रकार के विचार आते हैं। इस दृष्टि से रात को सोते समय हमारे जो भी इष्ट देवता जिसको आप मानते हैं उसका स्मरण करके सोए, और सुबह उठकर भी पहले बात इसका स्मरण करें और फिर हम आगे के दिनक्रम प्रारंभ करें। तो निद्रा का भी अपने व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्व होता है। अच्छी निद्रा जिसकी होती है उनका अच्छा दिन जाता है, और अच्छा दिन जाता है तो आपका व्यक्तित्व उतना अच्छा बनता है। तो ये नींद के बारे में भी खास ध्यान रखें। संभव है तो रात्रि को जल्दी सोए और सुबह जल्दी जगे। तो सुबह का जल्दी जगना ये बहुत अच्छा होता है, और आजकल तो पर्यावरण भी बहुत अच्छा हो गया है, तो सुबह जल्दी जगकर एक्सरसाइज करें, टहले आसपास में कहीं, तो और हमारा स्वास्थ्य के लिए लाभ होगा। इसी प्रकार एक हमारा स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए स्वच्छता का भी बहुत महत्व है। अपनी स्वयं की स्वच्छता, और जहां बैठते हैं काम करते हैं वहां की स्वच्छता। तो अभी तो हम घर में ही है, तो घर, क्योंकि जहां घर में कर्मचारी आकर सफाई का काम करते होंगे वो भी आजकल तो नहीं आते होंगे, इसलिए हम लोगों ने भी हमारे जहां हम रहते हैं यहाँ हमने तय किया है सुबह हम 8 से 8:30 सब मिलकर स्वच्छता अभियान चलाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग भी अपने अपने परिवारों में सब मिलकर, ये सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है कि लड़कियों का काम नहीं है, सबका काम है, तो सब मिलकर स्वच्छता अभियान हम चलाएं। तो जहां हम रहते हैं वह हमारा घर की अच्छी स्वच्छता होगी, और स्वयं का स्नान ध्यान भी अच्छी तरह करें हम, तो हमारा शरीर की भी स्वच्छता अच्छी होगी। दूसरा है कि अभी गतिविधि, एक्टिविटीज कम हो गई है हमारी, तो इससे शरीर शिथिल हो जाता है कई बार। तो हम घर में ही एक्टिविटीज करें, यानी घर के काम में हम हाथ जुटाएं और हम स्वयं का काम स्वयं करें। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का मूल कहां से शुरू होता है? तो जो स्वतंत्र व्यक्तित्व तभी हो सकता है कि पहली बात उनकी है कि हम हमारे कार्य में किसी पर निर्भर, डिपेंडेंट न रहे। हम हमारे कपड़े हम धो सकते हैं, हमारा काम और छोटा मोटा काम हम कर सकते हैं, हम अपने खाने के बर्तन हम साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के स्वयं का काम स्वयं न करना, तो इससे एक्टिविटीज भी होगा, शरीर सक्रिय भी रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो बीमारियां नहीं आती है और शरीर ज्यादा स्वस्थ बनता है, और हमारा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व भी इसके कारण निर्माण होता है। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये बात है। दूसरी बात है कि शरीर कितना भी मजबूत सशक्त हो, मान लो हमारी 6 फुट ऊंचाई हाइट है, बड़ा मजबूत शरीर है, लेकिन अगर उस शरीर से प्राण निकल गए तो इस शरीर का कोई महत्व है क्या? तो शरीर से ज्यादा भी हमारे प्राण है जो, उसका महत्व अधिक है। तो इस प्राण अच्छे रहे, मजबूत रहे, संतुलित रहे, इसीलिए
प्राणायाम योग इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब योग की बात है तो योग के कई अर्थ हैं। पहला एक जो अर्थ हम साधारण जानते हैं कि आजकल आसन प्राणायाम इसी को योग कहते हैं, तो ये तो है ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा श्वासोश्वास क्रिया है, प्राण कहां से आना जाना करता है? जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये अपने आप कहीं आना जाना नहीं कर सकती है, वो वायर के द्वारा, तार के द्वारा जाती है। लेकिन उस बिजली के बिना हमारी ट्यूबलाइट, हमारे बल्ब, हमारा टीवी, हमारे पंखे, एसी, ये कुछ चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो इसी प्रकार हमारा प्राण का है, प्राण अपने आप कहीं आ जा नहीं कर सकता है, तो वो श्वास के साथ आता जाता है हमारे शरीर में। और लेकिन उस प्राण के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता है। आपका जो कोई भी शरीर का पार्ट्स, अंग काम नहीं करता है, मान लो आपकी एक अंगुली डेड हो गई, तो समझ लिए कि वहां प्राणवायु, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। तो इसके लिए प्राणायाम क्यों करते हैं? तो प्राण का आयाम है, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, अलग विषय, ऑक्सीजन हवा को के रूप में कहते हैं, उसको अंदर लेते हैं, उसको ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन हमारा हिंदी शब्द है प्राणवायु। तो लेते हैं तो प्राणवायु लेते हैं, निकालते तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, दूषित वायु, जिसको गुजराती में अंगार वायु भी कहते हैं। तो अधिक से अधिक प्राणवायु अंदर जाना, ऑक्सीजन अंदर जाना, और अधिक से अधिक दूषित वायु बाहर निकालना, यही प्राणायाम है। प्राणायाम के फिर कई अलग अलग प्रकार है कि जो व्यक्ति की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता की भी अलग अलग प्रकार के प्राणायामों से शरीर के सभी अंग उपांगों को अच्छी तरह से प्राणवायु मिलता है, तो मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। तो इस दृष्टि से नियमित प्राणायाम का अभ्यास करना, आप लोग सब जानते होंगे, छोटी मोटी प्राणायाम की बात है, नहीं जानते तो हमारे घर में जो वरिष्ठ लोग हैं, माताजी, पिताजी, चाचा जी आदि, उनसे भी हम सीख सकते हैं। और आजकल तो सुबह आस्था चैनल पर बाबा रामदेव का भी प्राणायाम का कार्यक्रम चलते रहते, उस देखकर भी हम सीख सकते हैं। तो नियमित प्राणायाम करना, जिसका हमारे प्राण मजबूत रहे, संतुलित रहे, बैलेंस रहे, और जितना प्राण बैलेंस संतुलित होगा, इतना स्वास्थ्य अच्छा होगा मनुष्य का। तो ये प्राणायाम की एक बात है। योग की बात करते हैं, योग, ये तो एक योग का प्रकार होगा, लेकिन आजकल जो महाभारत चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, तो आज ही चर्चा में गीता का पाठ हो रहा है उस सीरियल में। तो उसमें भगवान कृष्ण ने, जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो उनको कहा, अर्जुन ने कहा योग क्या है? तो भगवान ने कहा योग कर्मशु कौशलम, अर्थात कि योग जो है कोई भी काम कुशलता से, स्किलफुल करना, ये योग है। तो जीवन में हम जो भी छोटा मोटा काम करते हैं दिन में, वो बहुत स्किलफुल, कौशलता से करना, श्रेष्ठ तरीके से करना, यही योग है। तो कोई काम खाना पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए, स्किलफुल करना चाहिए, कुशलता से करना चाहिए, तो वही योग है। तो इसी से मनुष्य के व्यक्तित्व का स्किलफुल, इनका पर्सनालिटी बनती है, कौशल युक्त व्यक्तित्व उनका बनता है। तो ये भी एक योग का अर्थ होता है। तो ये प्राणों के विकास की बात आ गई। तीसरी बात है मन का विकास। अब ये एक बड़ा प्रश्न आ सकता है मन में कि मन का विकास यानी क्या? ये बड़ा हो गया तो मन का विकास हो गया क्या? तो मन का विकास सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मनुष्य के सारे व्यक्तित्व का आधार मन पर है। एक कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि मन अगर अच्छा है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मन ठीक कैसे रहे?
क्योंकि आज जो स्थितियां है, आज जो ये कई बार ये कोरोना की स्थिति के कारण हम लोग घर में रहने पर मजबूर है, तो कई लोग तनाव में आ जाते हैं कि घर में बैठे बैठे करना क्या। तो ये मन का ही कारण है तनाव आना। मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, भटकता रहता है इधर उधर। मन को शांत, स्थिर, एकाग्रता, तनाव मुक्त करना, यही मन का विकास है। तो इस दृष्टि से मन के विकास के लिए हम छोटे छोटे कई प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं कि ओमकार सबसे सरल और श्रेष्ठ माध्यम है मन की एकाग्रता के लिए। कि आप अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए बैठते हैं, आप स्टडी के लिए, होमवर्क करने के लिए, रीडिंग के लिए बैठते हैं, तब अगर, क्योंकि हम सब मनुष्य है, कई प्रकार के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, तो फिर उसमें हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो कितना हमारे दिमाग में जाएगा। परंतु उस समय मन में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं, लेकिन अगर हम शांत चित्त से आंखें बंद करके 3 बार ओमकार करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, सारे विचार धीरे धीरे स्थगित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मन खाली हो जाता है। और फिर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से याद रह जाता है, मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो ये आप छोटा सा प्रयोग कभी भी करिए कि जब भी आप रीडिंग के लिए, होमवर्क के लिए, कुछ पढ़ाई के लिए घर में बैठते हैं, तब पहले 3 बार अच्छी तरह से ओमकार करिए और फिर शुरू करिए। देखिए आपको बहुत फर्क नजर आएगा। तो ये मन को एकाग्र करने का एक ये प्रयास है। मन क्या है? पानी जैसा है। पानी जब बारिश गिरती है, तो उस बारिश को, पानी गिरने के बाद नदी और नदी से समुद्र में जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है प्रयास, वो अपने आप जाता है। तो मन का भी ऐसा है, मन नीचे की तरफ जाता है, नेगेटिविटी की तरफ जल्दी जाता है। अभी आज कोरोना का संकट है, तो कोरोना में क्या क्या समस्या है वही चर्चा होती रहती है, और कई लोगों को इसके कारण कई प्रकार की तनाव और बीमारियां शुरू हो जाती है। हमारा एक मित्र ने मुझे कहा कि मुझे रात में कोरोना का स्वप्न आने लगे। तो फिर मैंने कहा आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने न्यूज देखना, समाचार देखना टीवी पर बंद कर दिया, क्योंकि टीवी में आज और समाचार कुछ आता ही नहीं है। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि बहुत आवश्यक ऐसा थोड़ा न्यूज समाचार देखिए आप। दिन में 10, 15, 20 मिनट जो मुख्य मुख्य समाचार जब भी आते हैं तो उतना देख लीजिए। बाकी दिन भर सीवी के सामने न्यूज मत देखिए, चाहे आप हो, चाहे आपके घर के बड़े लोग हो। इसके बदले रामायण देखिए, महाभारत देखिए, और अच्छी सीरियल है जो जो आती है वो देखिए, जिससे मन स्वस्थ और आनंदित रहेगा। तो ये मन तनाव में ना आए, इसके लिए भी इस प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन नीचे की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ बहुत जाता है। आज कोरोना की स्थिति में मैं आपको होमवर्क देता हूं, लेसन देता हूं कि आप एक अब विचार करके, चर्चा करके लिखिए। लेख नहीं लिख सकते तो बिंदु लिखते, पॉइंट लिखिए सिर्फ, कि इस परिस्थिति में क्या क्या अच्छी बातें हो रही है। जैसे पर्यावरण बहुत अच्छा हो रहा है, तो ऐसी कई बातें अच्छी भी हो रही है इसके कारण। तो ये मन को पॉजिटिविटी की ओर ले जाना, सकारात्मक सोच विकसित करना मन में, ये मन का विकास है। जैसे अभी उदाहरण के लिए मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीजें जो है हमारे सामने, इसमें कोई अच्छी बात है कि नहीं है? बहुत लाभ है, अच्छी बात है। जैसे आज हम कोरोना के कारण घर में बैठने के मजबूर है, लेकिन यही इंस्ट्रूमेंट के कारण मैं मोबाइल पर ही आज आपके सामने बोल रहा हूँ और आप सब सुन रहे हैं, देश के हजारों लोग सुन रहे हैं। तो इनका लाभ है, ये फायदा है इस सब की बात। लेकिन सामान्य मनुष्य क्या है कि मोबाइल में जो गलत बात है वो देखने के लिए ज्यादा प्रेरित हो जाता है। तो ये मन का स्वभाव है।
कि नीचे की तरफ जाना, पानी के जैसे नीचे जाता है नेगेटिविटी। तो इस दृष्टि से मन को सकारात्मक की ओर ले जाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं हमको। तो मन सकारात्मक दृष्टि से अच्छा बने, शांत बने, एकाग्र बने, तनाव मुक्त बने, स्थिर बने, इसके लिए क्या बातें करनी चाहिए? तो इसके लिए 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है संगीत। संगीत तो सबसे बहुत उत्तम बात है। मान लो कि कुछ न कुछ कारण से आप टेंशन में आ गए, मान लो घर में कुछ भाई बहन के साथ हमारा छोटा मोटा झगड़ा हो गया और हम टेंशन में आ गए, गुस्सा मन में आता है, तो ऐसे समय में मान लो आप संगीत जानते हैं तो आप कोई वाजिंत्र बजाना या गाना शुरू कर देंगे। नहीं जानते तो अच्छा संगीत जो भी आपको लगते है वो सुनना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपका तनाव कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं तो आपका वो झगड़े में ही ध्यान था, इसके बदले आपका ध्यान संगीत में केंद्रित हो गया, और संगीत आनंद देता है। तो ये पहली बात है संगीत। दूसरी बात है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वयं का अध्ययन करना, अपने बारे में सोचना, अपने अंदर देखना, वहां से लेकर अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। तो इससे भी अच्छी प्रेरणा, अच्छी बातें, हमारा मन पॉजिटिविटी की ओर, सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ता है। तीसरी बात है सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? अच्छे लोगों की बातें सुनना, देखना, अच्छे लोगों से विचार विमर्श करना, चर्चा करना, डिस्कशन करना, इंटरेक्शन करना, ये सत्संग है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सत्संग कर रहे हैं आपस में। हम लोग रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, चाणक्य सीरियल आती है देखते हैं, वो भी एक प्रकार का सत्संग है। तो इस प्रकार की अच्छी बातों का आदान प्रदान करना, अच्छे लोगों का सुनना, चर्चा करना, ये सत्संग है। आप लोग रामायण या महाभारत देखते होंगे, तो आप क्या घर में इस पर फिर चर्चा करते हैं क्या सब मिलकर? तो मेरा एक निवेदन है कि रोज आधे घंटे घंटे घर के सब लोग बैठकर, जो आपको लगे दोनों सीरियल पर चर्चा करनी है, सिर्फ रामायण पर चर्चा करनी है, उस पर चर्चा करना। कुछ बातें हम बच्चे को समझ में नहीं आएगी, जैसे आज कृष्ण भगवान ने जो गीता के रूप में जो बातें अर्जुन को कह रहे थे, उसमें कठिन शब्द कहीं आते थे, हमको समझ में नहीं आया, तो हमारे वरिष्ठ लोग हमको समझा सकते हैं। तो इस प्रकार का एक सत्संग करना रोज। हम लोग रोज 4 से 5, हम लोग सब परिवार के लोग मिलकर रोज एक एक विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमने लाल बहादुर शास्त्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पर हमने चर्चा की। तो इस प्रकार इसको सत्संग कहते हैं। चौथी बात है सेवा। सेवा यानी सर्विस एक्टिविटीज। तो जो ये कोरोना की महामारी है, उसमें बहुत लोग पीड़ित और परेशान है बेचारे, जो मजदूर है, जो गरीब है, रोज का कमाकर रोज खाने वाले हैं, झोपड़ियों में रहने वाले हैं, तो कुछ रोजगार भी नहीं रहा, तो कहां से खाए पिए? तो क्या हम लोग विचार कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में, मोहल्ले में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए? ठीक है, हम बच्चे हो गए तो देने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन बड़े लोग वो व्यवस्था कर सकते हैं, पुलिस भी व्यवस्था कर रही है, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ हमारा योगदान करें। तो इस प्रकार का सेवा का काम। और एक छोटी सी बात है, 5वीं बात है संयम। तो संयम से जीवन जीने का प्रयास धीरे धीरे करना। तो मैंने जब एक जगह ये बातें कही, तो 2 महिला प्रोफेसरों ने इसका प्रयोग करके मुझे बताया कि हमने हमारे कपड़े, चप्पल, जूते, घड़ी आदि आदि वस्तुएं कितनी हमारे पास, वो हमने गिनती की, तो ध्यान में आया कि कुछ ऐसे साड़ी वगैरह का हमने पहना भी नहीं कभी, और कपड़े इतने ज्यादा, ये सारी वस्तुएं है, तो हमने तय किया कि इसमें से जितना आवश्यक उतना रखेंगे, बाद में उसको आवश्यकता वाले लोगों को हम दे देंगे। तो संयम से जीवन जीना। जैसे आज हम कई वस्तुओं के बिना जीवन जी रहे हैं। आज जंक फूड, फास्ट फूड के बिना हमारा जीवन चल रहा है। आज कोल्ड ड्रिंक्स के बिना हमारा जीवन चल रहा है।
ऐसी अनेक बातें जो जीवन में हमने मान लिया था इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना हम जीवन चला रहे हैं। तो इसका जीवन में अभ्यास बढ़ाते जाना, यही संयम की बात है कि कम से कम आवश्यकताएं जीवन की है, उससे जीवन जीना। तो ये संयम की बात है, इससे मन अच्छा बनता है, मन इससे शांत, एकाग्र, तनाव मुक्त और स्वस्थ मन बनता है, सकारात्मक पॉजिटिव मन बनता है। और जिसका मन ठीक हो गया उसका पूरा जीवन ठीक हो जाता है। तो ये तीसरी बात है विकास की। चौथी बात है बुद्धि का विकास, इंटेलेक्चुअल। तो बुद्धि का विकास ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी बुद्धि का कार्य क्या है? जानना और ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान शब्द बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान से ही विज्ञान शब्द निकला है। मूल शब्द तो ज्ञान है, ज्ञान को वी जोड़ दिया यानी विशेष ज्ञान यानी विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान को अधिक से अधिक जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करना, ये बुद्धि का विकास है। आज हम लोग विज्ञान तो पढ़ते हैं, विज्ञान तो सीखते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होता है क्या? साइंस तो पढ़ते हैं, साइंटिफिक टेम्पर बन रहा है क्या हमारे? उदाहरण करके हम सब जानते हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात्रि को देर से सोना, सुबह जल्दी जगना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो क्योंकि हमारी शिक्षा में ये बातें सिखाई नहीं जाती कि विज्ञान सीखना सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं सीखना है साइंस की सिर्फ, लेकिन विज्ञान को जीवन में धारण करना, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना, साइंटिफिक अप्रोच जीवन में लाना, ये वास्तविक में विज्ञान जानने का प्रयास है। और विज्ञान अधिक से प्राप्त करेंगे उससे सब बुद्धि का विकास होता है। तो ज्ञान विज्ञान का अधिक से अधिक प्राप्त करना, उसको जीवन में धारण करना। और बुद्धि का और एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? निर्णय करना। गलत क्या है, सही क्या है, उसका निर्णय कौन करती है? बुद्धि करती है। तो वो बुद्धि सही निर्णय करे, इस दिशा में हमारे बुद्धि का विकास होना चाहिए। कोई भी बात का तुरंत निर्णय सुनने के बाद हमने नहीं करना चाहिए, उसको ठीक से जांच परखना और फिर उसका विचार करके शांत चित्त से उसका निर्णय करना चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हमारे बुद्धि के विकास के लिए। इसके लिए जो हम छोटी छोटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में हम सहभागिता पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके माध्यम से हमारा बुद्धि का विकास होता है। और पांचवी और अंतिम बात है आध्यात्मिक विकास। कई बार आध्यात्मिकता को हमने साधु संत महात्माओं से मात्र जोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आध्यात्मिकता का तात्पर्य क्या है? तो निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना, वो आध्यात्मिकता है, जिसको सेवा कार्य भी कह सकते हैं। तो हम घर में बैठे बैठे भी निस्वार्थ भाव से कई प्रकार के छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि कोरोना की स्थिति में दुखी, पीड़ित, गरीब लोगों की मदद करना। इसी प्रकार पक्षियों को दाना पानी डालना रोज सुबह। इसी प्रकार हमारे घर में वरिष्ठ लोग हो गए, हमारे दादा दादी, इस प्रकार के जो लोग हो गए, बड़ी उम्र के लोग, उनकी सेवा करना, उनके साथ आधा घंटा बातचीत करना, उनसे मार्गदर्शन लेना, ये सब छोटी छोटी बातें सेवा का कार्य है। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। तो यही आध्यात्मिकता है। जैसे एक छोटा सा संस्कृत का वाक्य है ना, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, यानी जगत के हित, दूसरे के हित की बात करना, ये आध्यात्मिकता है।
और आत्मनो मोक्षार्थ यानी क्या? स्वयं के विकास के बारे में सोचना, स्वयं के बारे में देखना। आज क्या दुनिया बहिर्मुखी हो गई, हम बाहर ज्यादा देखते रहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, ये सब हम टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। ठीक है, हम लोकतंत्र देश में जीते तो हमारा अधिकार है, परंतु हम अपने बारे में कभी सोचते हैं क्या कि मेरा दिन आज कैसा गया, मैंने दिन में क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, ये हम कभी सोचते हैं क्या? तो अपने अंदर देखने का स्वभाव बनाना। तो हम अपने अंदर देखेंगे तो हमारा जो मूल स्वरूप है आत्मा, इसकी नजदीक हम जाएंगे तो वहां तो आनंद, प्रेम, आत्मीयता, यही सब कुछ है। तो इसलिए इसके लिए क्या करना, तो एक छोटा प्रयोग मैं आपसे बताना चाहता हूं कि रोज रात को, शाम को, रात को, कल दिन भर क्या करना है उसका एक समय पत्रक, टाइम टेबल बनाना। देखिए, आप अभी घर में है तो कई बार होता है क्या करें दिन भर, आप कामों की यादें अपनी बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसा एक दिन भर का टाइम टेबल तैयार करना कि कल क्या करना है। फिर दूसरे दिन शाम को फिर वो देखना कि जो जो तय किया तो सब हो गया क्या, कुछ छूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन कर लेंगे। तो जब ये करने लगेंगे तो अपने आप हम अपने अंदर देखने लगे, हम अपना एनालिसिस, समीक्षा करने लगेंगे कि भाई ये काम छूट गया, ये रह गया, इसको मैंने ये बातचीत की थी, ये मेरी गलती हो गई। ये सब अपने आप आपको रियलाइज होने लगेगा। तो धीरे धीरे स्वयं के अंदर देखने का स्वभाव बनेगा और यही सबसे आपका विकास, व्यक्तित्व के विकास का माध्यम बनेगा, पर्सनल डेवलपमेंट का बेस्ट माध्यम बनेगा। कोई किसी का विकास नहीं करता है, किसी के व्यक्तित्व का विकास, किसी की पर्सनल डेवलपमेंट कोई किसी की नहीं कर सकता है। कोई मदद, सहयोग कर सकता है आप, लेकिन हमारा स्वयं का विकास तो हम नहीं करता है। तो इस दृष्टि से जब हम अपने को देखने लगेंगे, हम अपनी समीक्षा करने लगेंगे, हम अपने एनालिसिस करने लगेंगे कि मेरा क्या सही है, क्या मेरा गलत है, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, तो अपने आप अपने व्यक्तित्व का विकास, बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व है इसमें से आप बन सकते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व बने कि हम शारीरिक दृष्टि से फिजिकली स्ट्रांग बने, हमारा हेल्थ बहुत अच्छा हो, सर्दी, गर्मी, ठंडी, आंधी, तूफान में भी हम बहुत अच्छी तरह सशक्तता से खड़े रह सके, हमको इसका कोई दुष्प्रभाव न हो हमारे शरीर पर। ऐसा शारीरिक विकास, सशक्त, ऐसा फिजिकल डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। ये हमारा पहला बात है। दूसरी बात है कि हमारे प्राण, हमारे ब्रीथिंग, ये बहुत बैलेंस और शुद्ध होना चाहिए, जिसका माध्यम प्राणायाम है। जितने प्राण स्ट्रॉन्ग, मजबूत होंगे उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये प्राणों के विकास की बात है। दूसरी, तीसरी बात है कि हमारे मन ठीक रहे, मन के विकास की बात है। हमारा मन शांत, स्थिर, एकाग्र, तनाव मुक्त रहे, ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि हमारी बुद्धि का विकास अच्छा हो, हमारे जीवन में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हो, हमारा साइंटिफिक टेम्पर बने, वैज्ञानिकता के, साइंस के आधार पर ही हमारा जीवन चले, इस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व बने और हम आध्यात्मिक बने, यानी हम सेवाभावी बने। हम स्वयं के बारे में रोज चिंतन करें, विचार करें, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अलग अलग प्रकार से आगे बढ़े। इस प्रकार का एक व्यक्तित्व हमारा बने, यही व्यक्तित्व के समग्र विकास की और चरित्र निर्माण की बात है। इस प्रकार का व्यक्तित्व बनना, यही श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति का लक्षण है। इसको अंग्रेजी में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। तो इस कोरोना की महामारी एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज है हमारे सामने। इस चैलेंज को हम लोग अगर तय करेंगे तो इस चैलेंज को हम इस प्रकार के पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बनाकर हम इसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। इस चुनौती को हम अवसर में बदल सकते हैं।
आप सब बच्चे और जो भी सुन रहे हैं इस प्रकार का विचार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि इस कोरोना की चुनौती को भी हम अवसर में बदलेंगे और इस चुनौती में भी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, करेंगे, घर में, परिवार में, समाज के लिए भी कुछ योगदान देंगे। ऐसा व्यक्तित्व का विकास हम इस परिस्थिति में करेंगे तो ये कोरोना की महामारी का जो ये बंद के घर में, हम घर में है, वो दिन हमारे जीवन का एक माइलस्टोन बन जाएगा। ऐसी आप सबको शुभकामनाएं। आप सब व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप में स्वस्थ रहे और समाज के लिए भी सक्रियता रूप से कुछ न कुछ करते रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। एक जो बच्चों की जिज्ञासा है उसको लेके आपसे समाधान हम लोग चाहते हैं। खासतौर पे वो बच्चे जिन्होंने अभी बोर्ड की परीक्षाएं देकर कॉलेज की पढ़ाई में जाने का निश्चय इस साल किया था, उनकी परीक्षाएं और रिजल्ट बाधित होने के बाद उनके मन में संशय है, भविष्य को लेकर कई प्रकार की चिंताएं हैं और जो सपने पाले हुए थे कॉलेज जाने के वो सब डिले हो रहे हैं। और ये जो समय का अंतर आ रहा है, मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं कि दुनिया में ऐसे भी युग रहे हैं जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, भारत का स्वतंत्र समर हुआ और ऐसी परिस्थितियां आती रही हैं। लेकिन इन बच्चों के सामने तो ऐसी परिस्थितियां पहली बार आई हैं। तो आपका क्या संदेश होगा? कैसे ये बच्चे जिनका कैरियर ही जाने के अगले चरण में जाने से रुक गया है, उनको क्या आपका संदेश होगा? कैसे वे खुद के मन को नियंत्रण में रख सकते? ऐसा है कि पहली बात तो ये कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, जो उच्च शिक्षा की देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है, उन्होंने इसकी घोषणाएं कर दी है कि जो छात्र पुराने छात्र है उनका अगस्त महीने से क्लासेस शुरू होंगे, उनके ऑनलाइन एडमिशन हो जाएंगे और जो नए छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं उसका सेमेस्टर सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक बात तय हो गई है। दूसरी बात है कि सभी जगह पर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। तो जो हम एक ही सिस्टम से आज तक पढ़ते आए हैं, कोई भी जो बदलाव परिवर्तन है ना, वो तुरंत थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन ये एक अवसर भी है कि सिर्फ क्लासेस में जाना और लेक्चर सुनना वही पढ़ाई है क्या? तो मैंने यूजीसी को सुझाव दिया है कि आगे क्या ऐसा बदलाव कर सकते हैं क्या कि बच्चे 3 दिन घर में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और जो ऑनलाइन पढ़ाई की उसमें से जो भी उनको प्रश्न उपस्थित हुए, जो उनको समस्या आ रही है, उसके लिए 3 दिन वो कॉलेज में जाए और वहां प्रोफेसर उसके लिए उपलब्ध रहे और उसका समाधान करे। तो सही जो पढ़ाई का तरीका है यही होना चाहिए। सिर्फ लेक्चर सुनकर परीक्षा देना, वो रटी रटाई रटन की पद्धति और पढ़ाई ठीक नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम एक पॉजिटिव चेंज की ओर, बदलाव की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बच्चों को अगर यूजीसी ने निर्णय लिया तो ये भी अवसर प्राप्त होगा। तो ये एक पहली बात है। दूसरा, बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ डिग्री प्राप्त करना यही कैरियर नहीं है। जो हमने जिस प्रकार की आज पर्सनल डेवलपमेंट की, व्यक्तित्व के विकास की बात यहाँ जो चर्चा की है, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी बनना, वो सही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अनेक महापुरुषों के उदाहरण हमारे सामने है। आइंस्टाइन का उदाहरण भी है कि बहुत कम पढ़े लिखे थे। ऐसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के उदाहरण हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप की, उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया, इस प्रकार का रिसर्च किया कि वो दुनिया के महान साइंटिस्ट बन गए। तो इसलिए सिर्फ डिग्री वही पढ़ाई नहीं है। डिग्री आपको मिलने वाली है, उसकी चिंता न करें बच्चे। ठीक है, महीने 2 महीने लेट होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बच्चों को, जो बिहार के बच्चे उनको मालूम होगा कि कुछ साल पहले बिहार में 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लेट चल रही थी टाइम टेबल पूरा। तो भी वो बच्चों को कुछ नहीं हुआ। वो बच्चे आज कई, इसमें से बच्चे आईएएस बने हैं, कई बच्चे आईपीएस बने हैं, कई साइंटिस्ट बने हैं।
तो इसलिए उसकी चिंता बच्चों को बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों का संतुलित व्यक्तित्व का विकास करने का कैरियर की दृष्टि से डिग्री भी आवश्यक है, साथ साथ हमारी ऐसी पर्सनालिटी बने, हमारा ऐसा व्यक्तित्व बने कि जीवन में हम सब नौकरी की लाइन में न खड़े रहे, हम नौकरी देने वाले लोगों को बन सके। इस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व विकास, जो आज मैंने विषय संक्षिप्त में रखा है, उस माध्यम से बन सकता है। जी बिल्कुल। और हम लोगों को पूरा यकीन है कि जिन बच्चों ने आज आपकी वाणी के माध्यम से आपके संदेश को सुना है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में उतार कर एक बेहतरीन इंसान और उसके बाद एक बहुत अच्छे नागरिक बनने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। आपका माननीय अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने आयोग के आग्रह पर बच्चों के बीच आने पर के लिए हम लोगों का निवेदन स्वीकार किया। आपसे एक अनुरोध और है, आध्यात्मिकता का विषय आज बच्चों को और अभिभावक जो हमारे साथ जुड़े थे बहुत पसंद आया है। आपसे किसी अन्य दिन हम लोग समय चाहेंगे जिस दिन हम केवल आध्यात्मिकता की बात करें और ये समझ सके कि आध्यात्मिकता धार्मिकता से एक बिल्कुल अलग विषय है, जो जैसा कि आपने आज हम लोगों को समझाया। बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार अगर कार्यक्रम करना है तो मैं व्याख्यान नहीं दूंगा, जी पहले से बच्चों के या अभिभावकों के जिससे प्रश्न है वो प्रश्न आ जाए मेरे पास में, और वो प्रश्न पर फिर चर्चा करेंगे। जी तो जो आपकी आवश्यकता है उस पर चर्चा होगी, तो ज्यादा उपयोगी काम मुझे लगता है। ठीक जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कार्यक्रम तैयार है। आज सभी माता पिता अभिभावक जो जुड़े हुए हैं उनको एक संदेश और देना है। कल भी हम लोग जुड़ेंगे बाल सभा में शाम को 5:30 बजे, और नागालैंड की महारानी गैंडेलियू के बारे में हम लोग बात करेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे कि उनकी वीरता, उनका पराक्रम किस प्रकार का था। एक और अन्य सूचना जो मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी के बीच देना चाहता हूं, हमें कई जगह से शिकायत आ रही है कि स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं माता पिता के ऊपर। तो ये आयोग की तरफ से बड़े स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं या आईसीएसई नामक बोर्ड के अंतर्गत कुछ स्कूल जो चलते हैं वो एनसीईआरटी की किताबों से ही अध्यापन का काम कराएंगे, और जो स्कूल स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है वो राज्य की जो उनकी राज्य की काउंसिल है, राज्य की जो शिक्षा की परिषद है, उसके माध्यम से जो किताबें पब्लिश की जाती हैं उनसे ही बच्चों को अध्यापन का कार्य कराएंगे। कोई भी स्कूल यदि अनुचित दबाव किसी बच्चे पर बनाता है, किसी बच्चे के माता पिता पर बनाता है कोई प्राइवेट पब्लिशर की किताब खरीदने के लिए, तो उसकी शिकायत आप आयोग को करिए, आयोग उसमें सख्त कार्रवाई करेगा। ये संदेश स्कूलों के लिए भी प्रसारित है, ये संदेश माता पिता अभिभावकों के लिए भी प्रसारित है, लेकिन आपको आगे आकर शिकायत करनी होगी। आप स्कूल के नाम से हमको शिकायत करिए, हम निश्चित रूप से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अतुल जी आपको।